एक्चुअली वो कुछ एरर हो गई थी। यस, चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। अच्छा बच्चों, इससे पहले जो ये चैप्टर जो बुक था, ये 50-50 मार्क्स के दोनों सब्जेक्ट आते थे, इकोनॉमिक्स भी एंड बिजनेस स्टडीज भी। आप न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली 70% की इकोनॉमिक्स है एंड 30% की फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट है। अब इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है बच्चों, वो टेक्निकली बहुत बहुत छोटा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ स्कोर करने के लिए ही आपको सब्जेक्ट दे रखा है। बहुत सिंपल है, इसमें जो भी हम पढ़ेंगे ऑलरेडी आपने 11th-12th में वो इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है। वही चीज हमें दोबारा रिपीट करनी है। जितना आपने 11th-12th में पढ़ा उससे कम ही हमें यहाँ पढ़ना है। कुछ चीजें मैं आपको बता दूंगा, वो आप ध्यान रखना है कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इस बुक में जिसमें मैं आपको करवा रहा हूँ, इस पे मैं लिख नहीं सकता हूँ इंपॉर्टेंट, खैर मैं अलग से टॉपिक लिख दूंगा। शुरू करते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे पहले अच्छा देखना, देखो बच्चों, ये पूरा का पूरा हमारा जो सब्जेक्ट है ये डिस्कशन वाला सब्जेक्ट है। तो मैं ये चाहूंगा कि मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताओ। तो एक एक करके अपने हिसाब से बताओ कि तुम्हारे हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या है। और मोस्ट प्रोबेबली आप सबका जो आंसर होगा सब अपने अपने पॉइंट पे सही होंगे, कोई गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले कौन बताएगा? भूमि, आप बताओ बेटा। व्हाट इज इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू यू? ठीक है, ठीक है। मान्य, आप बताओ इकोनॉमिक्स क्या होता है? बताओ। ओके, ठीक है। अंशिका, आप बताओ बेटा, आपके हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या होता है? ठीक है। तो घूम फिर के आप दोनों ने ऑलमोस्ट मनी, गुड सर्विस, ये वाली बात कही है। ठीक है। अब एक्चुअली इकोनॉमिक्स की कोई डेफिनेशन नहीं है, अपने हिसाब से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमारे एग्जाम में आती है वो आती है डेफिनेशन। तो बेटा अलग अलग डेफिनेशन है, जैसे स्केर्सिटी बेस्ड डेफिनेशन है, वेल्थ बेस्ड डेफिनेशन है। तो 4 या 5 डेफिनेशन है जो आपको किस पर्सन ने दी है वो पता होना चाहिए। ठीक है। नॉर्मली इकोनॉमिक्स आप मेरे से पूछेंगे क्या होता है, तो ये डिपेंड करता है आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहते हैं। बेसिकली इकोनॉमिक्स बच्चों ह्यूमन स्टडी होती है। ठीक है, ह्यूमन स्टडी। बट यहाँ ह्यूमन के बिहेवियर की स्टडी नहीं होती, उसके रहन सहन, जिसे हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहते हैं, कि रहने के लिए, जीने के लिए वो क्या क्या करता है। अब वो जो भी कुछ करता है वो घूम फिर के सारी की सारी पार्ट चीज हो जाती है एक्टिविटीज में। एक्टिविटीज को पर 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक नॉन इकोनॉमिक जो कि इमोशनल बेस्ड हो जाती है, और इकोनॉमिक कोई भी चीज जिसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैसा आ जाता है। तो यही चीज है जो इकोनॉमिक्स होती है। इसके अलावा डिपेंड करता है आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हो, वही चीज इकोनॉमिक्स बन जाती है। तो ह्यूमन बिहेवियर या सोसाइटी की जो स्टडी होती है वो भी एक तरीके से इकोनॉमिक्स होती है। खैर, अब ये दे रहा है बच्चों कुछ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, वांट्स, एफर्ट, सेटिस्फेक्शन। जस्ट आपको एक बार रीड करना है, प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, वैल्यू एंड प्राइस, कंजम्पशन। अच्छा बच्चों, एक चीज आपको डिफरेंस बताना है मुझे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट, प्राइस एंड वैल्यू। इसमें डिफरेंस आपको बताऊं बच्चों, कॉस्ट ना आपको हमेशा पता होती है कि किसी भी चीज की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है। प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दो, आपको प्राइस पता होता है, मतलब फिक्स्ड है या फिक्स की जा सकती है। फिक्स्ड है, फिक्स की जा सकती है। बट वैल्यू, वैल्यू को बच्चों कभी भी फिक्स नहीं किया जा सकता। वैल्यू जो होती है ना बच्चों, ये बहुत हाई लेवल पे फ्लक्चुएट करती है। किसी भी चीज की जो वैल्यू होती है, हो सकता है वो आपके लिए कुछ ना हो और मेरे लिए बहुत वैल्यू हो, और जस्ट वाइस वर्सा हो सकता है। तो वैल्यू हर एक इंडिविजुअल की नजरों में या उसके परसेप्शन से किसी भी चीज की अलग से आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं बच्चों, कि आप यहाँ पे ना पानी पी रहे हैं बच्चों, ये पानी की बोतल है। कितने रुपए की पानी की बोतल आती है 1 लीटर की?
₹20 की। आप यहाँ से जैसलमेर चले जाइए, जैसलमेर एक कोना है और डेजर्ट एरिया है, और वहां पे भी मैं आपको दिसंबर या जनवरी की बात कर रहा हूँ, जब नॉर्थ इंडिया में ठंडा होता है, उस टाइम पे आप वहीं पे ये पानी की बोतल लेते हैं तो ₹40 की मिलती है। और वहां पे आपको ₹40 देने में कोई दुख दर्द नहीं होता, यहाँ आपको ₹20 देने में भी दुख दर्द होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे उस चीज की वैल्यू बढ़ जाती है। वहां आपको पता है कि पानी एक स्केर्सिटी है, और जहां पे भी किसी भी चीज की स्केर्सिटी होती है, ऑटोमेटिकली हमारे लिए उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, तो आप कॉस्ट प्राइस और वैल्यू में ये डिफरेंस रखना है कि कभी भी अपना कॉस्ट और प्राइस नहीं बनाना, आपको अपनी वैल्यू बतानी है, कि जो समझ पाए उसी को पता चले, बाकी वैल्यू लगाना सबके बस की बात नहीं होती। चलिए, ये कुछ चीजें हैं बच्चों जो आपको पढ़नी है, मैं सिर्फ और सिर्फ वही चीजें करवाऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन फर्जी बातें हैं, आगे हम डिटेल्स में करेंगे। ये आया हमारे पास फर्स्ट पॉइंट। अगर आपके पास बुक है तो स्टार लगा लो, नहीं है तो कोई बात नहीं। ये 4 डेफिनेशंस है बच्चों, आपको सबके बारे में पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले हम वेल्थ डेफिनेशन की बात करते हैं, तो मिस्टर एडम स्मिथ हैं जिन्होंने वेल्थ डेफिनेशन दी है। वैसे तो जेबी से एन एडम स्मिथ ने दी है, लेकिन आप इसको एडम स्मिथ ही बोलोगे। और 1 मार्क में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, हु इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो याद रखना आपको, एडम स्मिथ इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। याद रहेगा बच्चों, एडम स्मिथ कौन है बेटा? पापा हैं। किसके पापा है? इकोनॉमिक्स के। और इसके साथ साथ इन्होंने क्या दिया है? इकोनॉमिक्स की वेल्थ डेफिनेशन दी है। ठीक है, अब इनकी डेफिनेशन के हिसाब से कहता है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशंस। अब इन्होंने जब वेल्थ इकोनॉमिक्स के बारे में बताया बच्चों, तो इन्होंने बहुत मैक्रो लेवल पे इकोनॉमिक्स को बताया था। और कोई भी चीज जब हम इनिशियली देखते हैं ना, तो बड़े लेवल पे ही दिखती है, फिर जब धीरे धीरे उस पर रिसर्च होना शुरू होता है, 10 साल, 20 साल, 100 साल लग जाते हैं, उसके बाद हम उस चीज को पॉलिश करते हैं। फिर बहुत माइक्रो लेवल पे हम उस चीज को देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। तो क्योंकि ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स ने सबसे पहले देखा था, तो इन्होंने क्या देखा है बच्चों? इन्होंने देखा है नेचर एंड कॉजेस ऑफ नेशन वेल्थ। तो नेशन की जो वेल्थ है वो कैसे बनती है, क्या होती है, कहां से उसमें पैसे आते हैं, वो सारी की सारी चीजें इन्होंने बताई थी। अब बच्चों इनकी डेफिनेशन के अंदर जो बातें ये एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा, बट स्टिल हम एक बार देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अबव डेफिनेशन, इट एक्सप्लेन वेल्थ कैसे प्रोड्यूस, कंज्यूम, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूट होती है। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, मैन इज इकोनॉमिक मैन, मतलब जो मैन है वो इकोनॉमिक मैन। इकोनॉमिक मैन मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने वाला व्यक्ति। इकोनॉमी इज अ साइंस, स्टडी ऑफ वेल्थ एंड बी। ये कहता है इकोनॉमिक्स एक साइंस है, मतलब आप हमारी कंट्री के लो, ये याद रखना, कंट्री के लेवल पे हमारी कंट्री के लो, किसी और की कंट्री के लिए लो, वही है कि जीडीपी मेजरमेंट करेंगे, पर कैपिटा इनकम मेजरमेंट करेंगे, इन्फ्लेशन देखेंगे, तो कुछ कॉमन एस्पेक्ट्स होते हैं जिसको हम मेजरमेंट्स होते हैं, जिसको हम हर जगह देखते हैं। सो दैट इज व्हाई इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। द डेफिनेशन डील्स विद कॉज बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ वेल्थ, कि वेल्थ क्रिएट कैसे होती है किसी भी कंट्री में। और इट ओनली कंसिडर्स मटीरियल वेल्थ। मटीरियल वेल्थ मतलब बच्चों, जो भी चीज फिजिकल है उसकी बात की जाएगी, जो यहाँ पे इमोशनल या मॉरल चीज होती है उसकी बात नहीं करते। अब इनकी जो फिलॉसफी थी, उनको कोई कुछ क्रिटिसिज्म मिले। याद रखना बच्चों, कभी भी कोई व्यक्ति अगर थ्योरी देता है ना, तो उस थ्योरी को कुछ लोग क्रिटिसाइज जरूर करते हैं। थ्योरी तो छोड़ो, मूवीज जब रिलीज होती है, मूवीज को भी क्रिटिसाइज किया जाता है। खैर, अब ये बता रहा है कि इनको किसने क्रिटिसाइज किया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये देखना है कि क्रिटिसाइज किस पॉइंट पे किया था, व्यक्तियों के नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पॉइंट है, वेल्थ इज ऑफ नो यूज अनलेस इट सेटिस्फाई वांट्स। सो दैट मीन्स हमारी जो डेफिनेशन थी वो वेल्थ डेफिनेशन थी, अगली डेफिनेशन हमें वो सेटिस्फेक्शन के हिसाब से डेफिनेशन देगा। ठीक है, ये आगे आ जाएगी। एंड डेफिनेशन इज नॉट मच इंपॉर्टेंट टू मैन एंड हिज वेलफेयर। तो वेल्थ से आदमी के वेलफेयर की बात नहीं हुई, मतलब ये तो पता चल गया आदमी की वेल्थ कितनी होगी, कंट्री की वेल्थ कितनी होगी, लेकिन डिसीजन मेकिंग की वेलफेयर कैसे होगा ये नहीं पता चल सकता। तो क्योंकि वेलफेयर का पता नहीं चल रहा था, तो अल्फ्रेड मार्शल ने अगली डेफिनेशन दे दी। उन्होंने एडम स्मिथ की डेफिनेशन को और थोड़ा सा आगे बढ़ाया और कहा दैट इकोनॉमिक स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, it examines that part of individual and social action which is most closely
closely connected with the attainment with use of material requisite as well being। मतलब कहता है कि वेल बीइंग के लिए, अच्छे जीवन को गुजारने के लिए हमें जिन भी चीजों की जरूरत होती है, और एक इंसान को अपने जीवन में जो भी चीजों की जरूरत है वही सब इकोनॉमिक्स है। तो ये थी इनकी वेलफेयर डेफिनेशन, और इनकी डेफिनेशन के हिसाब से इकोनॉमिक्स का एम है कि सोसाइटी का वेलफेयर करना, और ये एक्चुअल में है बेटा। इकोनॉमिक्स जब हम स्टडी कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स में कहीं घूम फिर के टैक्स भी तो आ गया। और टैक्स आपको पता है कि हमारे देश में जो टैक्स होता है वो प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स की अगर बात करूं तो ज्यादा अमीर व्यक्ति ज्यादा टैक्स देता है, जिसके पास पैसे कम है वो इनकम टैक्स नहीं देता है। सो कहीं ना कहीं हम सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। अब यहां इसने क्या बोला बच्चों, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स इज सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स में दो टाइप के गुड्स होते हैं, मटेरियल गुड्स एंड इममटेरियल गुड्स। तो वेल्थ डेफिनेशन ने तो सिर्फ मटेरियल की बात करी थी, यहाँ पे इममटेरियल। इममटेरियल मतलब बच्चों यहाँ वेल बीइंग की बात करता है कि कैसे कोई अपना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अच्छा करे, कैसे हाई क्वालिटी लाइफ को जी सकता है। उसके बाद कहता है यहाँ, इट इज अ नॉर्मल साइंस, द टॉप प्रायोरिटी इज गिवन टू मैन और वेलफेयर ऑफ मैन। ये एम है पूरी की पूरी थ्योरी का। आगे कहते हैं मार्शल एनहेंस द स्टेटस ऑफ मैन एंड इकोनॉमिक मैन टू सोशल मैन। इकोनॉमिक रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू सम मटेरियल गुड्स विच प्रोमोट ह्यूमन वेलफेयर। तो इनके अकॉर्डिंगली वो सारे की सारी चीजें जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए हेल्प करती है वही इकोनॉमिक्स का पार्ट है। अब क्रिटिसिज्म इनको क्या मिला है, तो अगेन बच्चों, सबसे पहला इनकम्प्लीट डेफिनेशन, दूसरा न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, मतलब कोई एंड नहीं है, कहां तक क्या क्या हो सकता है, बस ठीक है। अब बच्चों देखो, ये इसका एग्जाम्पल दे रखा है इसने कि सिगरेट एंड अल्कोहलिक प्रोडक्ट। एक तरफ आपको पता है कि, आपको पता है ना बेटा, किसी भी देश की जो इकोनॉमी है वो सबसे ज्यादा, इवन यहाँ तो कुछ बच्चे उत्तराखंड वाले भी है, उत्तराखंड की ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक बेटा या तो टूर ट्रेवलिज्म से आती है या फिर अल्कोहल, सिगरेट, बीड़ी, टबैको प्रोडक्ट से आती है। तो क्या आपको लगता है ये ह्यूमन वेलफेयर है? दिस इज पार्ट ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी को ऊपर ले जा रहा है, जीडीपी को ऊपर ले जा रहा है, बट क्या ये सोशल वेलफेयर वाली चीज है? यस और नो? आपको क्या लगता है बेटा? ठीक है, आपको नो लगता है, लेकिन जो लोग पीते हैं उनसे जरा पूछना, वो कहेंगे अरे बिल्कुल यही तो सोशल बनाता है। ठीक है, गाड़ी तो तेरा भाई चलाएगा, वही वाली बात है बेटा, सोशल बनाती हैं ये चीजें। खैर, ये मैं मजाक कर रहा था। नेक्स्ट आती है बच्चों स्कैरसिटी, और स्कैरसिटी डेफिनेशन ही एक सटीक डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की है जो कि स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेफिनेशन कहता है इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विद स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड स्केयर मींस व्हिच हैज रिलेटेड व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। किसने दी थी? रॉबिन्स ने दी थी। क्या बोला था? ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं कि कैसे वो स्केर्स रिसोर्सेज को यूज करता है जिनके ऑलरेडी अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। अब यहाँ पे इन डेफिनेशन के हिसाब से वांट्स आर अनलिमिटेड, लिमिटेड रिसोर्सेज, अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ये चारों के चारों पॉइंट आपने ऑलरेडी जब खुद इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू किया था, ये चारों पॉइंट आपने पढ़े हुए थे। जब हम खुद बात करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स की, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, तो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी प्रॉब्लम भी हम देखेंगे। उसके बाद कुछ मेरिट्स हैं बच्चों, खुद देख लेना। क्रिटिसिज्म क्या है ये भी खुद देख लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है। और लास्ट आती है बच्चों ग्रोथ डेफिनेशन, जो कि पीए सैमुअल्सन ने दी थी। ये कहता है इकोनॉमिक्स इज द स्टडी हाउ मैन, देखो सारे की सारी चारों में अगर पहला छोड़ दूं, पहले ने डायरेक्ट वेल्थ कहा था लेकिन बाकी सब में मैन वर्ड कॉमन आ रहा है, तो घूम फिर के ये मैंने आपको जो डेफिनेशन बताई थी कि ये ह्यूमन नेचर या मैन की ही स्टडी होती है, उसकी एक्टिविटी जो इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी आप मतलब समझिए जहां पे भी पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो। ठीक है, कहता है मैन सोसाइटी विद और विदाउट यूज ऑफ मनी टू एम्प्लॉय स्केर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज दैट वुड हैव अल्टरनेटिव यूजेस various categories over the time for distributing them to the consumption now or the future among the various person and group of society. The analysis cost benefit improving the pattern of resources. ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों पिछले में आपने जो डेफिनेशन में पढ़ा था, तो स्केर्सिटी डेफिनेशन में आपने पढ़ा है कि गुड्स को कैसे हमें यूज करना है, जो भी स्केर्स रिसोर्सेज है उन्हें कैसे यूज करना है। यहाँ उनको यूज करने की बात नहीं कर रहा है, यहाँ बात करता है
उस रिसोर्सेस को एलोकेट करने की। अब देखो बच्चों, एक ब्रॉड जो डिफरेंस है ना, जो आपकी बुक में नहीं दे रखा, वो मैं आपको बता रहा हूं कि स्केर्सिटी डेफिनेशन एंड ग्रोथ डेफिनेशन ये कहता है किस तरीके से जो स्केयर रिसोर्सेज हैं उनको यूज करना है, और ये कहता है किस तरीके से जो स्केयर रिसोर्सेज हैं उनको एलोकेट करके यूज करना है। एलोकेट करना है फिर यूज करना है। पता है क्यों बच्चों? आपको पता है जो भी चीज स्केयर होगी वो तो महंगी हो जाएगी, उसकी जो कॉस्ट है बच्चों वो तो बहुत हाई हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या, स्केयर रिसोर्सेज सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग ही यूज कर सकते हैं? जो गरीब लोग हैं, स्पेशली जो बहुत गरीब हैं, जो जन्मों जन्मों से गरीब हैं, क्या वो कभी भी किसी स्केर्स रिसोर्सेज को नहीं पा सकते, या फिर उनका कोई राइट नहीं है स्केर्स रिसोर्सेज पे? तो बीइंग सोसाइटी ये चीज तो बहुत गलत हो जाएगी। अब बच्चों वो अलग बात है कि 60-70% स्केयर रिसोर्सेज जो होते हैं उनपे अल्टीमेट कंट्रोल अमीर लोगों का ही होता है, बट इट डजंट मीन कि जो लो क्लास लोग होते हैं या फिर जो गरीब लोग हैं मॉनेटरी टर्म्स में, उनको स्केयर रिसोर्सेज का कोई पार्ट नहीं दिया जाएगा। ठीक है? तो स्केयर रिसोर्सेज का सिर्फ यूज काफी नहीं है, उसका एलोकेशन भी होना चाहिए। तो यही हम ग्रोथ डेफिनेशन में पढ़ते हैं। और जब ग्रोथ डेफिनेशन आती है बच्चों, तो यहां सिंपली गवर्नमेंट बीच में आ जाती है। तो गवर्नमेंट को लगता है कि भाई कुछ चीज ऐसे हैं जो बेसिकली, याद रखना ये स्केर्सिटी नहीं है, कुछ बेसिक चीज है। जैसे हम बोलते हैं ना बच्चों, फूड, रोटी कपड़ा मकान, शेल्टर, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ। अब आपको पता है बच्चों कि अमीर लोगों को तो कभी भी इन चीजों के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, तो गरीब लोगों के लिए गवर्नमेंट खुद ही इन चीजों पे आ जाती है। तो फूड का, गवर्नमेंट कुछ फूड के लिए कर रही है, तो आपको पता है कि गरीब लोग जो अनाज होता है वो बहुत सस्ते अमाउंट में खरीद सकते हैं, जिसे आप केंद्रीय भंडार बोलते हैं या राशन की दुकान बोलते हैं, वहां से आराम से मिल जाता है। शेल्टर की बात करें तो बच्चों, शेल्टर के लिए गवर्नमेंट खुद अलग अलग स्कीम्स में लोन देती है गरीब लोगों को घर बनाने के लिए, या फिर खुद कुछ और हेल्प करती है, या खुद सोसाइटी बना देती है जिसमें बहुत कम अमाउंट में इन लोगों को घर मिल जाता है। क्लोथिंग का मैं कुछ नहीं कह सकता। एजुकेशन के लिए आपको पता है गवर्नमेंट स्कूल्स, हेल्थ के लिए आपको पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। तो यही सारी की सारी चीजें हैं बच्चों कि अगर ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ पूरी कंट्री का होगा। देखो, अमीर लोग अपना ग्रोथ खुद कर सकते हैं, लेकिन गरीब लोगों को ग्रोथ करने के लिए गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ता है। अब किसी ऐसे रिसोर्स की बात हो जो कि स्केयर सिटी में है और वो सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों को मिल रहा है, तो उसमें भी गवर्नमेंट बीच में आएगी, कहीं ना कहीं उस चीज में सब्सिडी देके वो गवर्नमेंट गरीब लोगों को भी देगी। जिसका एग्जाम्पल है बच्चों एलपीजी सिलेंडर। आपको पता है गरीब लोगों को एलपीजी सिलेंडर पे अच्छी खासी सब्सिडी मिलती है, वेयर एज नॉर्मल लोगों को सब्सिडी नहीं मिलती है। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन स्केर्सिटी की डेफिनेशन एंड ग्रोथ डेफिनेशन। तो पहला काम यही था बच्चों, सबकी डेफिनेशन एक लाइन में लिखना और पर्सन के नाम लिख लेना। ठीक है? अच्छा, अब बच्चों नेक्स्ट आता है हमारे पास स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। 1 मार्क्स का आपके एग्जाम में मॉडर्न अप्रोच है या ट्रेडिशनल अप्रोच, कोई सा एक पॉइंट जरूर आएगा। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में कहता है ये सोशल साइंस है, मेंस बिहेवियर स्टडी है, कंसिडरिंग साइंस ऑफ वेल्थ एंड रिलेटिंग टू ह्यूमन बिहेवियर, अर्निंग एंड स्पेंडिंग, ये नया पॉइंट है इसमें, अर्निंग स्पेंडिंग ऑफ इनकम, कैसे पैसे कमाए जा रहे हैं, कैसे उनको खर्च किया जा रहा है, ये हम ट्रेडिशनल में देखते थे। वेल्थ कंसिडर्स एज मीन टू एंड, द एंड बीइंग ह्यूमन वेलफेयर, मतलब वेल्थ पे ही जाके बात खत्म होती थी और वहीं से लास्ट फाइनल ह्यूमन वेलफेयर पे। तो अगर आप पहली दो डेफिनेशन देखोगे तो उनका क्रक्स इन बातों में आ रहा है, और अगली जो दो डेफिनेशन देखोगे उनका क्रक्स हमें यहां मिलेगा। ठीक है, जस्ट कुछ नहीं है बच्चों, वन टाइम रीड कर लेना। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है ये आपको अच्छे से पता होगा, जल्दी से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है बच्चों? जब भी हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल की, चाहे हम इंडिविजुअल पर्सन की बात करें, इंडिविजुअल फॉर्म की बात करें, इनके किसी भी आइटम की, किसी भी एलिमेंट की या किसी भी चीज की अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। वहीं अगर हम कंट्री एज होल, पूरी की पूरी कंट्री की बात करें,
पूरी की पूरी कंट्री की बात करते हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, ये आपको बातें पता ही है। अब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रोडक्ट प्राइसिंग से रिलेटेड थ्योरी है, जिसमें डिमांड एनालिसिस, सप्लाई एनालिसिस डिटेल में इसे पढ़ना है। फिर उसके बाद थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग है, मतलब फैक्टर प्राइसिंग। अच्छा, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अंशिका, व्हाट आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो लैंड को बदले में मिलता है बच्चों रेंट, लेबर को बदले में मिलती है वेजेस, कैपिटल को बदले में मिलता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को बदले में मिलता है प्रॉफिट। तो इन्हीं को बोलते हैं बच्चों हम कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दीज आर कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता है, उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है, तो ये वो कॉस्ट हो गई। और जब भी बच्चों हमसे बात की जाती है किसी चीज की, इकोनॉमिक्स के लेवल पे प्रोडक्शन कॉस्ट की बात की जाती है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट में ये चारों की चारों चीजें आ जाती है, मतलब प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड होता है। या आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि उसमें एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट भी ऐड होता है, बोला चाहे उसे कॉस्ट ही जाए, लेकिन यहाँ हम जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो इकोनॉमिक्स या पूरे कंट्री के लेवल पे ले रहे हैं, तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन जो एंटरप्रेन्योर का होता है वो एडेड होता है। उसके बाद थ्योरी ऑफ वेलफेयर, ये कुछ बातें कह रहा है, रीड कर लेना बच्चों। मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिटेल में बता रहा है, सिर्फ वन टाइम रीडिंग है, कुछ नहीं करना। ये सारी की सारी बातें फर्जी है, मैं आपको सीधा वही चीज करवाऊंगा जो एग्जाम में आएगी, उसके अलावा जो भी बचा है सिर्फ वन टाइम रीड है। जैसे ये बता रहा है बच्चों, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या चीजें करते हैं, लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, फ्लक्चुएशन लेवल ऑफ आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड नेशनल इनकम। ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा, आपको तीन चार पॉइंट दे रखे होंगे और पूछेगा विच वन इज नॉट फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स या विच इज नॉट फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, थ्योरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी की सारी चीजें, सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्यों है, अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ एन इकोनॉमी, इकोनॉमी कैसे चलती है उसकी, पॉलिसीज फ्रेम करने के लिए, इकोनॉमिक प्लान्स बनाने के लिए, एंड रेमेडियल मेजर्स लेने के लिए ट्रेड साइकिल एंड इन्फ्लेशन के टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट कहता है इकोनॉमिक्स एज आर्ट एंड साइंस। ये कभी भी बच्चों एग्जाम में नहीं आएगा, बट इकोनॉमिक्स को आर्ट्स कहने वाले जो लोग थे उसमें कीन्स, आपने कीन्स का नाम सुना होगा, अगर अभी तक नहीं सुना तो कीन्स जो है बच्चों, ये इकोनॉमिक के एक बहुत बड़े स्कॉलर थे। और बहुत सारी चीजें, अभी तो नहीं, जिस लेवल पे आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो ये बहुत बड़ा लेवल नहीं है, लेकिन जैसे जैसे अगर आप ग्रेजुएशन करते इकोनॉमिक्स में एंड पोस्ट ग्रेजुएशन करते इकोनॉमिक्स में, तब इनकी आपको ढेर सारी थ्योरी और इनकी बातें पता चलती। फिर आपको पता चलता एडम स्मिथ पापा नहीं थे, और अगर वो पापा थे तो ये दादा है। ठीक है, चलिए, ये एज अ साइंस ये ठीक है। अब आते हैं बच्चों इस पे, अंडरलाइन या स्टार करो पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस को। सो इकोनॉमिक्स एज पॉजिटिव साइंस एंड एज नॉर्मेटिव साइंस। आरती, पता है आपको पॉजिटिव और नॉर्मेटिव डेफिनेशन में क्या क्या बोलते हैं, क्या आता है? नहीं पता? भूमि आप बताओ, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में क्या क्या आता है? भूमि कहाँ गई? आवाज नहीं आ रही। ठीक है, भूमि को छोड़ो। आ, और कौन है, माने आप बताओ। चलो ठीक है, मान्य तो आई थिंक क्लास में है नहीं। देखो बच्चों, एक चीज कहते हैं, नॉर्मेटिव मतलब हो गया नॉर्मली या फिर जो भी चीज एक्चुअल है। ठीक है, ये इस पे स्टार जरूर लगा लेना बच्चों, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में, क्योंकि इसके भी एग्जाम्पल आपको एग्जाम में आएंगे ही आएंगे।
तो एक चीज होती है जो एक्चुअल होती है और एक चीज होती है जो हम चाहते हैं कि ऐसा हो। तो इसको हम बोलते हैं ऑट टू बी, कि ऐसा होना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूं कि हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन नहीं होनी चाहिए, तो मैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं, लेकिन हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन है। एंड पिछले क्वार्टर की जो इन्फ्लेशन थी बच्चों, वो 4% थी, जो कि काफी कम है, वरना हमेशा 6% के अराउंड इन्फ्लेशन घूमती रहती है। 4% इन्फ्लेशन का होना बहुत अच्छी बात है, एज कंपेयर टू जब मैं बाकी दुनिया की बात कर रहा हूं। आपको पता है यूएसए में, यूके में, अलग अलग पार्ट ऑफ वर्ल्ड में अभी रिसेशन चल रहा है। रिसेशन मतलब वहां देश की हालत खराब है, और इंडिया में अभी भी इन्फ्लेशन है 4% की। तो कितनी बड़ी बात है कि अभी तक रिसेशन नहीं आया है। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज है। तो खैर, तो नॉर्मेटिव में बोलते हैं बच्चों जो भी चीज एक्चुअल है। पॉजिटिव में मैं बोलूंगा कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन नॉर्मेटिव में सच्चाई आपके सामने आएगी कि भैया एम्प्लॉयमेंट तो है। कितनी परसेंटेज है वो आगे की बातें हैं। अपोजिट हो गए? नहीं, सही तो वही तो है इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव और टू बी, क्या होना चाहिए। ओ सॉरी, हाँ उल्टा हो गया। यस, ठीक है बच्चों। तो जो भी चीज हमें सच्चाई बताए, उल्टा कर दिया वो मैंने, जो भी चीज हमें ट्रुथ बताएगी वो होगी नॉर्मेटिव। सॉरी, जो भी चीज ट्रुथ बताएगी वो होगी नॉर्मेटिव, सॉरी पॉजिटिव। एंड जो भी हमें लगता है कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है, तो जो भी होना चाहिए हमें लगता है वो चीजें आ जाती है हमारी नॉर्मेटिव में। तो जैसे हम बोलते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए, बट एक्चुअल रियलिटी क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट है और बहुत हाई है। हम कहते हैं इन्फ्लेशन या रिसेशन नहीं होनी चाहिए। अगर इन्फ्लेशन रिसेशन नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमिक्स अपने परफेक्ट लेवल पे है। क्या इकोनॉमिक्स कभी भी अपने परफेक्ट लेवल पे हो सकती है? खुद एक छोटी सी चीज देखो बच्चों, आपको ये सुनने को मिलता है कि इंडिया का जीडीपी इतना है या किसी भी कंट्री का जीडीपी इतना है। आपको लगता है कि क्या वो जीडीपी एक्चुअल हो सकता है, या फिर वो एक जस्ट एस्टिमेटेड फिगर है? आपको क्या लगता है कि ये अप्रोक्स होगा या एग्जैक्ट होगा? बताओ बेटा। अप्रोक्स होगा, क्यों होगा अप्रोक्स? व्हाट इज द रीजन? अब रीजन मैं बताता हूं बच्चों। आप ना जीडीपी हमारे इंडिया की तो छोड़ो, आप सिर्फ अपने घर की जीडीपी देखो। आपके घर में ना कितने गुड्स हैं, उनकी कितनी वैल्यू है, ये करना आज काम करना, और अपने घर की जीडीपी बताना कि सर हमारे घर की जीडीपी तो इतनी है। तो घूम फिर के आप अपने घर की बैलेंस शीट ही बना रहे हो, जिसमें आप लॉन्ग टर्म एसेट्स ले लोगे, कुछ करंट एसेट्स ले लोगे, और सारे के सारे एसेट्स की वैल्यू देखना कितनी हो रही है। आप अपने घर के ही सारे एसेट्स की वैल्यू नहीं कर पाओगे। तो सोचो क्या जीडीपी में हम हर एक चीज की वैल्यू कर पाते होंगे? सो आंसर इज नो। और काफी सारी चीजें तो मैं और भी बताता हूँ बच्चों। आपको पता है कि टैक्स दो टाइप के हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। एंड टैक्सेस भी जो होते हैं ये भी तो हमारी जीडीपी में हेल्प, मतलब जीडीपी का पोर्शन होते हैं, गवर्नमेंट की इनकम होती है टैक्स से। तो अगर मैं गवर्नमेंट की टैक्स की बात करूं तो कितने सारे लोग तो ऐसे हैं जो टैक्स की चोरी करते हैं, तो वो तो कभी जीडीपी में कैलकुलेट हुआ ही नहीं। तो जीडीपी कभी भी एग्जैक्टली जो एक्यूरेट जीडीपी होती है वो हमें पता चलती ही नहीं है। ठीक है। चलिए, इकोनॉमिक्स पॉजिटिव में कहता है, तो पॉजिटिव साइंस एक्सप्लेन्स व्हाट इट इज बट नॉट व्हाट ऑट टू बी। व्हाट इट इज मतलब क्या एक्चुअल में है, वो पॉजिटिव में आ गया। इट डज नॉट डील विद वैल्यू जजमेंट, मतलब यहाँ वैल्यू या जजमेंट की हम बात नहीं करते हैं। लियोनल रॉबिन्स की ये थ्योरी है। नॉर्मेटिव में कहता है इट एक्सप्लेन्स व्हाट ऑट टू बी। एक्चुअल में व्हाट ऑट टू बी कभी भी पढ़ा नहीं जाना चाहिए, नॉर्मेटिव पढ़ा नहीं जाना चाहिए, लेकिन तब पढ़ा जाएगा जब बच्चों देखो, मेरे को ये पता है कि मुझे ऐसे जाना है, ठीक है, तो ये बात हो गई मेरी नॉर्मेटिव की। बट एक्चुअल में मैं यहां पे हूं, मैं ऐसे जा रहा हूं, ऐसे जा रहा हूं। तो नॉर्मेटिव इसलिए पता लगाया जाता है ताकि हमें ना डिफरेंस पता चले कि हमारा पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में डिफरेंस कितना है, और हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि हम पॉजिटिव की तरफ आ पाए। ठीक है। तो जितना हम पॉजिटिव के क्लोज आ पाएंगे,
उतना ज्यादा, क्योंकि पॉजिटिव नॉर्मेटिव मतलब क्या हुआ बच्चों, नॉर्मेटिव का मतलब हुआ कि जो भी एज पर स्टैंडर्ड बेस्ट हो सकता है, और बेस्ट चीजें जो हो सकती है बच्चों वो बहुत रेयरली ही होती है। तो बस आप बेस्ट नहीं हो सकते ठीक है, लेकिन आप बेस्ट के आसपास हो सकते हो। जैसे हम कहते हैं ना, नो वन इज परफेक्ट, लेकिन और एक बात बोलते हैं, परफेक्शन इज इल्यूजन। लेकिन आप बहुत मेहनत करके खुद को बाकियों से कंपैरिजन में ज्यादा परफेक्ट बना सकते हैं। तो वही बात है, इसीलिए नॉर्मेटिव पढ़ा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। तो डिडक्टिव में क्या आता है, यही चीज आप स्टैट्स में भी पढ़ोगे या शायद पढ़ लिया होगा आपने। ये कहता है डिडक्टिव में, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रायर मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड एनालिटिकल मेथड। दिस मेथड क्या पढ़ते हैं बच्चों, इसमें हम लॉज एंड थ्योरीज, जैसे अभी हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, और बहुत सारी थ्योरी ऑफ कंजम्पशन पढ़ेंगे, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे। ये जितनी भी थ्योरीज आती है बच्चों, ये इसको हम बोलते हैं डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड, इसमें बच्चों प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता है। तो जब प्रैक्टिकल की बात आती है तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास इंडक्टिव मेथड, जिसे हम स्टैटिस्टिकल मेथड भी कहते हैं। तो स्टैटिस्टिकल मेथड क्या कहता है कि यहाँ पे हम बात करते हैं फैक्ट की, कि कोई भी थ्योरी जो होगी वो फैक्ट पे होगी। तो आपको याद रखना है बच्चों, मोस्टली कोई भी थ्योरी जब बनाई जाती है, हर एक थ्योरी कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड होती है। अगर मैं इन अजम्पशंस को ही हटा दूंगा तो ये थ्योरी काम नहीं करेगी। तो आपने पढ़ा है कि सर लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड आप सबने पढ़ा है, फिर आपने उसकी अजम्पशंस भी पढ़ी है। क्योंकि आप अजम्पशन नहीं पढ़ोगे तो लॉ ऑफ डिमांड हर चीज पे काम नहीं करता है। जैसे सबसे पहला एग्जांपल हो गया मनी। क्या लॉ ऑफ डिमांड मनी पे काम करता है? तो आंसर इज नो, कभी कर ही नहीं सकता। एंटीक्स, तो ये सब आप उसकी अजम्पशन में पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो याद रखना है बच्चों कि जब भी इस तरीके की कोई थ्योरी पढ़ते हैं हम जो अजम्पशन बेस्ड होती है, तो वो हमारे पास डिडक्टिव इकोनॉमिक्स का पार्ट होती है। वेयर एज जिसको भी हम फैक्ट्स के साथ या फिर नंबर्स के साथ, लाइक किसी भी चीज को, मैंने जब बोला कि कोहली का बैटिंग एवरेज सबसे अच्छा है, तो यहाँ पे मैंने प्रैक्टिकली सारे के सारे नंबर्स को देखा और उसके बाद मैंने डिसाइड किया। मैंने 10 लोगों को खेलते हुए देखा और सिर्फ बोल दिया कि भाई क्योंकि ये बंदे ने इस मैच में रन अच्छे किए हैं तो ये प्लेयर अच्छा है, तो दिस इज डिडक्टिव मेथड। क्यों? क्योंकि मैंने ना फैक्ट्स का वो लिया है, सिर्फ एक मैच की परफॉर्मेंस से थोड़ी आप किसी को इवेल्युएट कर सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड डिडक्टिव मेथड। ठीक है, सो इंडक्टिव एंड डिडक्टिव इसको भी पढ़ लेना, ये भी एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा बच्चों। ये पूरा ही चैप्टर आई थिंक आपका 10 या 15 मार्क्स का है, मैं एक बार देख लेता हूँ। यस, ये पहला चैप्टर ही 15 मार्क्स का है। तो जहां जहां मैं आपको बता रहा हूँ ना जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, वो आप जरूर लिख लेना। जैसे मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, पहले तो 2 क्वेश्चन आने के चांसेस है आपके, जो डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की, ये इतना जो पोर्शन है इससे कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्रो, वहां से कुछ नहीं आएगा। तो ये था 1.1.1, ये है बच्चों पहला पॉइंट जिससे आपके पास 2 मार्क्स का एग्जाम में पूछेगा, एटलीस्ट 2 मार्क्स का। फिर डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा है स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच, इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, 2 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आएंगे, मतलब 2 क्वेश्चन इसमें से बनेंगे ही बनेंगे। उसके बाद डिडक्टिव इंडक्टिव मेथड्स जो हमने करे हैं, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव, इनमें से दो दो या एक एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो इन सबको अंडरलाइन या हाईलाइट करते जाना, और बहुत कम है इसमें, अगर मैं मार्क्स के हिसाब से कंटेंट देखूं तो बहुत कम चीजें पढ़नी है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों हमारे पास सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। ये आपको पता ही है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम हमारे पास क्यों आती है, कोई मेरे को बोल के बताए। भूमि बताओ बेटा, व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम क्यों आती है हमारे पास? अच्छा, भूमि के तो वॉइस ही वो काम नहीं कर रही है, माइक। एक बार फिर से बोलो, समझ नहीं आया।
अच्छा, किसके लिए प्रोड्यूस करना है तो होगा ना फॉर होम टू प्रोड्यूस, वो तो अगला क्वेश्चन हो गया। ओके, क्या प्रोड्यूस करना है ऐसा डिसीजन हमें क्यों लेना पड़ता है? व्हाट टू प्रोड्यूस। ओके, जिसकी डिमांड होगी वही सेल होगा। और लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा, आप ना देखो, एडवर्टीजमेंट आप देखते हो ना, डिमांड क्रिएट भी की जाती है, फॉल्स डिमांड भी क्रिएट की जाती है। अभी आप लोगों को ना शेयर मार्केट का ज्यादा नॉलेज नहीं है, पर आप देखना बेटा, अडानी कंपनी का आपने नाम सुना होगा, ये थोड़े से अभी बदनाम हो रखे हैं लोग। तो अडानी कंपनी जो है बच्चों, इन्होंने ना बहुत ज्यादा आर्टिफिशियली अपने प्राइसेस को बढ़ा रखा है। अगर आप इन कंपनी के फंडामेंटल्स या टेक्निकल्स देखोगे ना, तो इसके शेयर्स जो आराम से शायद 200-300 में होने चाहिए, वो 4,000 के हो रखे हैं। क्यों हो रखे हैं? और अभी मुंह के बल गिरे भी थे, जिसमें बहुत ज्यादा लाखों करोड़ का नुकसान एक ही दिन में हो गया था। 3 लाख करोड़ का नुकसान कंपनी को एक हफ्ते के पीरियड में ही हो गया था। सोचो 3 लाख करोड़ कितना बड़ा अमाउंट होता है। ठीक है। खैर, तो ये जो आपने बात कही कि जो डिमांड करेगा वो सप्लाई करेंगे, वो नहीं है बच्चों। यहाँ व्हाट यू प्रोड्यूस की जो प्रॉब्लम है वो आती है स्केर्स रिसोर्सेज की वजह से, कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो कैसे हैं, वो है लिमिटेड रिसोर्स, और हर एक रिसोर्स का अल्टरनेटिव यूज है। तो अब हम क्या मैन्युफैक्चर करें? तो यहाँ डिमांड वाली कोई बात आती ही नहीं है, तो इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस, गिवन इंपॉर्टेंस। और डिटेल में मैं आपको इसको करवा देता हूँ। यस बच्चों, क्या होता है, रिसोर्सेस कैसे हैं हमारे पास? रिसोर्सेज हैं हमारे पास लिमिटेड, बट उन रिसोर्सेज का यूज कैसा है, वो है अनलिमिटेड। अब दिक्कत ये है कि आप यूज अनलिमिटेड, या फिर मैं इसे यूज को अनलिमिटेड की जगह बोलता हूं मल्टीपल, या अल्टरनेटिव, करेक्ट वर्ड इज अल्टरनेटिव यूजेस। अब व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम इस तरीके से आती है कि आपको प्रोड्यूस भी सारी की सारी चीजें करनी है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ ही चीज प्रोड्यूस करोगे। अब जब अल्टरनेटिव इतने सारे हैं तो आप कब प्रोड्यूस करोगे? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं बच्चों। आपको ना मैं आयरन से रिलेटेड, एक आयरन मतलब लोहा, या फिर मैं हैवी इंडस्ट्री की बात करता हूं। हैवी इंडस्ट्री की बात करता हूं तो आपको पता है हैवी इंडस्ट्री ही वो है जो प्लांट एंड मशीनरीज बनाते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी बनाते हैं, बट हैवी इंडस्ट्री इसके साथ साथ डिफेंस प्रोडक्ट भी बनाते हैं। और डिफेंस प्रोडक्ट के साथ साथ आपको पता है कि बेटा हैवी इंडस्ट्री में जो भी एल्युमिनियम है, वो हाउस होल्ड के लिए, जितनी भी आप अलमारी देख रहे हो, वो किसकी बनी है? हाउस होल्ड में भी कहीं ना कहीं उसका यूज हो रहा है। तो एक ही रिसोर्स क्या है, आयरन या जो भी हैवी मेटल होते हैं हमारे, उनके अलग अलग यूजेस हैं। अब सवाल ये है कि आपके पास अगर वो रिसोर्स है तो आप क्या बनाना चाहोगे? अब कमाल की बात यह है कि आप, इंपॉर्टेंस हमारे देश में तीनों की ही है। तो आपके पास जो सबसे बड़ी दुविधा होगी, आप इनमें से किसको सर्व करना चाहते हो? तो इसी के लिए हमारे देश में तो आपको पता है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा डिसीजन कौन लेती है? गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ये चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा डिफेंस प्रोडक्ट बने, तो गवर्नमेंट कहेगी कि भैया हमने कुछ सरकारी कंपनी बनाई है, इसमें जो भी आके काम करेगा उसको ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। और गवर्नमेंट देख रही है कि लोग प्लांट एंड मशीनरी ज्यादा, अब बच्चों प्लांट एंड मशीनरी होगा तभी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा ना देश में। और याद रखो बच्चों, जिस कंट्री में जितना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो कंट्री आज दुनिया की उतनी अमीर कंट्री है। अगर मैं बात करूं बच्चों यूएसए की, जब बच्चों हमारी कंट्री लड़ रही थी ना आजाद होने के लिए, यूएसए, यूके, जर्मनी, रशिया, इन सब में उस टाइम पे इंडस्ट्री रेवोल्यूशन हो रहा था। और उस टाइम पे हमारी कंट्री में क्या हो रहा था बच्चों? मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरो मोती, वहां पे ये गाना हो रहा था। तो यही एक रीजन था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हैवी इंडस्ट्रीज नहीं थी। आज के टाइम पे हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन ये और ज्यादा होना चाहिए। तो देखो बच्चों, अगर गवर्नमेंट को लगता है ना कि डिफेंस प्रोडक्ट के लिए ज्यादा माल बनाने हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, तो हाउस होल्ड के लिए ना भी बने तो ठीक है। तो गवर्नमेंट ना कुछ ऐसी पॉलिसीज बना देती है कि अगर आप हाउस होल्ड का मटेरियल बना रहे हो ना, तो आप पे रेट ऑफ जीएसटी बढ़ा देंगे, आपके लिए लाइसेंसिंग कर देंगे, जिसकी वजह से आपका काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको लगेगा कि यार रॉ मटेरियल तो मेरे पास यही है, तो क्यों ना मैं इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले वर्क में घुस जाऊं, या फिर मैं डिफेंस प्रोडक्ट वाले काम में घुस जाऊं।
तो गवर्नमेंट इस तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चीजों को कंट्रोल करती है। ठीक है। सो व्हाट टू प्रोड्यूस अल्टीमेटली जो चीज थी वो लिमिटेड रिसोर्सेज की एंड उन रिसोर्सेज के अल्टरनेट यूजेस की वजह से होती है। नेक्स्ट आती है हमारे पास हाउ टू प्रोड्यूस। तो हाउ टू प्रोड्यूस जो प्रॉब्लम होती है ये किसकी प्रॉब्लम होती है? ये होती है प्रॉब्लम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की या टेक्निक की। सो प्रोडक्शन टेक्निक की अगर हम बात करते हैं तो दो प्रोडक्शन टेक्निक होती है हमारे पास। पहली लेबर इंटेंसिव और दूसरी कैपिटल इंटेंसिव। अब बच्चों दोनों के ही अपने फायदे और नुकसान हैं। लेबर इंटेंसिव का मेरे को फायदा और नुकसान बताओ क्या है? व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन? वेरी गुड, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी एंड नो बल्क प्रोडक्शन और मास प्रोडक्शन। ठीक है, बल्क प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, बात तो अलग है। बट इसके अलावा ये भी कहता है कि बच्चों जो यूनिट्स होंगी ना आपकी, वो नॉट स्टैंडर्ड यूनिट्स। जैसे आपने पता है कि कैपिटल इंटेंसिव में बड़े बड़े प्लांट एंड मशीनरी लगते हैं। एक बार आप अपना बैच प्रोडक्शन के लिए जो भी इनपुट डालो, सारी की सारी यूनिट एक जैसी बनती है। और क्वालिटी कंट्रोल इतना अच्छा होता है कि जो भी यूनिट्स अच्छे से नहीं बनी है ना, वो वापस बाहर को चली जाती है। वहीं अगर मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जांपल थोड़ा सा आपको लगेगा कि थोड़ा सा ऑकवर्ड टाइप है, लेकिन ऐसा होता है बच्चों। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में जब फूड प्रोडक्ट की बात करते हैं ना, इंडिया में भी, जहां पे लाइक ब्रेड को, आपको पता है कि ब्रेड का जो भी फर्मेंटेशन, जो भी बनाने का प्रोसेस है, लेकिन इंडिया में कुछ जैसे हार्वेस्ट की ब्रेड हो गई, उससे प्रॉपरली मशीन से कट किया जाता है और सेफ्टी के साथ किया जाता है। लेकिन काफी सारी जो फूड प्रोडक्ट या बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ये नॉर्मली आपको लोकल मार्केट्स में भी मिल जाएंगी कि एक बेकरी है। वहां से कभी जब आप सामान लाओगे तो आपको उस चीज में बाल मिल जाएगा या कोई ऐसी चीज मिल जाएगी जिससे आपको ये पता चलेगा कि शायद यहाँ क्वालिटी कंट्रोल हुआ ही नहीं है। तो वहां आपकी कभी भी एज पर स्टैंडर्ड सारी की सारी यूनिट एक जैसी हो ही नहीं सकती है। ठीक है। इसको क्या हुआ? यस। अब अगर हम कैपिटल इंटेंसिव की बात करें तो कैपिटल इंटेंसिव में क्या होता है? कैपिटल इंटेंसिव में बच्चों ये अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, सही बात है। बट मास प्रोडक्शन, अब सही कौन सा है, गलत कौन सा है? तो एक बात मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, जो कि आपकी पढ़ाई से एकदम अलग है। इस दुनिया में कोई भी चीज जो कि बुरी से बुरी है वो गलत नहीं है। कोई भी चीज जो अच्छी से अच्छी है वो अच्छी नहीं है। अच्छा और बुरा सिर्फ और सिर्फ उस सिचुएशन और उस परसेप्शन पे डिपेंड करता है। वही चीज कुछ सिनेरियो में अच्छी हो सकती है, वही चीज कुछ सिनेरियो में बुरी हो सकती है। जैसे कहते हैं ना बच्चों, एक खराब घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम बताती है। तो कोई भी चीज हमेशा 100% अच्छी बुरी कोई भी इंसान ऐसा नहीं हो सकता। तो जैसे मैं आपसे पूछूं कि बच्चों बताओ आपके हिसाब से कैपिटल इंटेंसिव अच्छी है या लेबर इंटेंसिव अच्छी है, तो आप बोलोगे कि सर हमारे हिसाब से तो दोनों ही अच्छी है। किसी ऐसी कंट्री में अगर हम जा रहे हैं जहां पे पॉपुलेशन कम है, फॉर एग्जांपल यूके, यूएस, रशिया। रशिया की पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन एरिया भी देखो बच्चों, उनके पास इतना मास एरिया है ना, उस एरिया में लोग बहुत कम है। तो लोग जब कम है और प्रोडक्शन बल्क में करनी है तो वहां कैपिटल इंटेंसिव ही हम काम कर सकते हैं। इंडिया जैसी कंट्री की बात फिलहाल मैं नहीं करता, मैं बांग्लादेश या पाकिस्तान जैसी कंट्री की बात करता हूं, जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। लोग मर रहे हैं गरीबी की वजह से। अनएम्प्लॉयमेंट तो बेटा इंडिया में भी है, लेकिन इंडिया में लोग भूखे नहीं मर रहे हैं, और मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं वो बहुत कम परसेंटेज है। वेयर एज बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं, लिटरली भूखे मर रहे हैं। तो यहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक होनी चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बेटा इंडिया को इन दोनों में से क्या चाहिए? तो बेटा आप क्या बोलोगे? इंडिया को इन दोनों में से एक चाहिए या दोनों का कॉम्बो चाहिए आपके हिसाब से? क्लियर है ना बात? इंडिया को दोनों ही चीजें चाहिए। लेबर इंटेंसिव भी चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव भी चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया हमें एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करनी है, और जितनी हमारी पॉपुलेशन है, और इवन अगर हम एक्सपोर्ट भी करना चाहें तो अपने को मास प्रोडक्शन भी करना है। तो हमें दोनों ही चीजों की जरूरत है, तो हमें दोनों का ही कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। ये थी बच्चों प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट करते हैं हम प्रॉब्लम थर्ड वाली, फॉर होम टू प्रोड्यूस।
अब बच्चों फॉर होम टू प्रोड्यूस की जो प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम होती है हमारे पास कि हमारी जो सोसाइटी है ना, सोसाइटी में दो टाइप के लोग हैं। एक जो अपर क्लास होते हैं, वैसे तो तीन टाइप के होते हैं बच्चों, मिडिल क्लास वाले भी होते हैं, बट मिडिल क्लास वाले जो होते हैं वो खुद कहीं के नहीं होते। और एक बच्चों मैं आपको खास बात बताता हूँ अभी, अपर क्लास लोअर क्लास एक्चुअल में सिर्फ दो ही कैटेगरी है। मिडिल क्लास कोई कैटेगरी होती ही नहीं है, मिडिल क्लास तो हमने खुद क्रिएट करी है। मिडिल क्लास बच्चों कोई कैटेगरी नहीं है हमारी देश में ना। मिडिल क्लास एक सोच होती है जो कहती है कि ना आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते। तो जो भी आपको ये कहता है कि आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते, तो वो बंदा मिडिल क्लास है। और मोस्टली हम सबकी फैमिली यही बताती है कि बेटा तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हें कल को नौकरी करनी है, तुम्हें कहीं जाना है, नौकरी करनी है, और ऐसी ऐसी बातें बोली जाती है कि तुम कुछ बड़ा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास उतना पैसा ही नहीं है। तो बच्चों सोच ही बड़ी नहीं है। और आपको पता है 70 to 80% मिडिल क्लास जो फैमिली होती है ये कभी कुछ बड़ा ट्राई ही नहीं करते, क्योंकि इनको लगता है ये वो कर ही नहीं सकते, इनके स्कोप से बाहर है। लेकिन ये कमाल की बात है कि जिसने भी किया है वो सक्सेसफुल हुआ है। तो खैर अभी मोरालिटी को छोड़ के मैं वापस पढ़ाई पे आ जाता हूँ। तो सोसाइटी बच्चों, अगर बात करूं, एक अपर क्लास लोग होते हैं, एक लोअर क्लास लोग होते हैं। तो आप सोसाइटी के किस सेक्शन को सर्व करना चाहते हो, अपर क्लास वाले को या लोअर क्लास वाले को? अब कमाल की बात यह है कि अपर क्लास वाले को आप सर्व करते हो तो आप प्रीमियम प्रोडक्ट सेल करते हैं। प्रीमियम प्रोडक्ट सेल करने की वजह से लो क्वांटिटी होती है बट हाई मार्जिन। ठीक है, एग्जांपल ले लो बच्चों, मर्सिडीज की गाड़ी। मर्सिडीज की क्वांटिटी बहुत कम बिकती है लेकिन जो मार्जिन होता है वो बहुत हैवी होता है। लोअर क्लास के लिए जस्ट उल्टा हो जाता है कि जो मार्जिन होता है, मार्जिन रखा जाता है लो, लेकिन जो क्वांटिटी सेल होती है वो बहुत हाई होती है। फॉर एग्जाम्पल मारुति की गाड़ी की बात कर लो आप। मारुति की ऑल्टो की मैं बात कर लेता हूँ। तो ऑल्टो जो है बच्चों बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलती होगी, मर्सिडीज आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। तो यही रीजन है कि किस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए आपको काम करना है। अब आपको लगेगा कि यार ज्यादा बेटर क्या है कि हम अपर सेक्शन को सर्व करते हैं। तो बेटा ये सिर्फ आपको प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा कमाना है, सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करेगा। इस पे भी डिपेंड करेगा कि आप किस रिसोर्सेज से प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपके इनपुट्स क्या क्या हैं। और उसके बाद इंडिया जैसी कंट्री में तो बहुत इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट क्या चाह रही है। तो गवर्नमेंट जैसा चाहेगी वैसा आपको करना पड़ेगा। और नॉर्मली हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है बच्चों, हर एक जो बिजनेस है ना, वो दोनों ही सेक्शन ऑफ सोसाइटी को सर्व कर रहा है। आप एक बार गूगल करना बच्चों, एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, HUL। आपने इस कंपनी का नाम सुना होगा। इस कंपनी के ढेरों प्रोडक्ट आपके भी घर में होंगे। आप ना HUL के सिर्फ और सिर्फ सोप्स या फिर डिटर्जेंट पाउडर पे जाना, आपको ना ऐसा भी डिटर्जेंट मिल जाएगा जो कि 1 kg अंडर 200 है, और ऐसा भी मिल जाएगा जो कि 1 kg अराउंड 1000 का है। तो ये उन्होंने लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए बनाया है, ये अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए बनाया। दोनों में जो डिफरेंस है वो बहुत मार्जिनल सा है, लेकिन स्टिल ये दोनों सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को सर्व करते हैं, जिससे इनकी जो डिमांड होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, इसको आप गूगल करना। तो ये थी हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ फॉर होम टू प्रोड्यूस। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यूटिलिटी, वेल्थ एंड प्रोडक्शन। यूटिलिटी आपको पता ही होगा बच्चों, वो सेटिस्फेक्शन जो हमें मिलता है किसी चीज से, उसको हम यूटिलिटी बोलते हैं। मतलब किसी चीज का कितना यूज है, यूज करने का मतलब यूज कब करेंगे आप किसी चीज को, जब आपको वो सेटिस्फेक्शन दे रहा होगा। नेक्स्ट आ गया बच्चों वेल्थ, या पर्सनल वेल्थ की बात कर रहा है जो कि एक पर्सन की वेल्थ होती है। नेशनल वेल्थ की बात कर रहे हैं, वेल्थ एंड वेलफेयर। ये वही चीजें हैं बच्चों जो अभी तक हम पढ़ के आ रखे हैं। नेक्स्ट प्रोडक्शन, जस्ट वन टाइम रीड करना है ये सारी की सारी चीजें। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट चीज, पीपीसी। तो पीपीसी के लिए मैं आपसे कहूंगा बच्चों, पीपीसी इस बुक से पढ़ने से ज्यादा बेटर आपके पास, अगर अपनी 12th की टेक्स्ट बुक आपके पास अवेलेबल है तो उसी से आप पीपीसी के बारे में पढ़ना, वही ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो पीपीसी होता क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या बताता है हमें कि दो गुड्स को हम विद गिवन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, विद गिवन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, दो गुड्स के
कितने प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। तो वो जो प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन होते हैं, वो प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन हमें कौन बताता है? ये प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन हमें देता है पीपीसी का। ओके, बात होती है खत्म। हमारे एग्जाम में बच्चों ये, अच्छा ये आपको पता है ना बेटा, कि अगर मैं कहता हूं कि पीपीसी यहां था और यहां हो गया, तो पता चल गया ना कि प्रोडक्शन जो हुई है वो इंक्रीज हो रही है। प्रोडक्शन इंक्रीज होने का रीजन क्या हो सकता है? हो सकता है हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई हो सकता है कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया हो, प्रोडक्शन सॉरी कैपिटल जो है कैपिटल इंक्रीज हो गई हो, एक्सेट्रा। सो इंक्रीज होना या फिर इसका डिक्रीज होना, क्या रीजंस होते हैं, ये चीजें आपको करना है। एक क्वेश्चन आता है बच्चों आपका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पे, एक क्वेश्चन जरूर आएगा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? जहां पे मैं आपसे कहता हूं एक पीपीसी, अब याद रखना है बच्चों, पीपीसी के लिए हमारा दोनों गुड्स जो बन रहे हैं उनके लिए एक रिसोर्स होना चाहिए। पता नहीं मैंने कितनी सारी बुक्स देखी है जिसमें गन और बटर को कंपेयर किया हुआ है, मुझे समझ नहीं आता कि ये कैसे एक रिसोर्सेज से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, हम एग्रीकल्चरल उसका एग्जांपल ले रहे हैं, एक तरफ आप एप्पल रख लो और एक तरफ आप मैंगो रख लो। आपके पास जो भी लैंड है, अगर वो पूरा का पूरा आप मैंगो के लिए बना दोगे, अगर पूरा का पूरा मैंगो के लिए बन जाएगा, तो इस तरीके से कुछ प्रोडक्शन आ जाएगा। एक जगह पे मैंगो जीरो होगा, एक जगह पे एप्पल जीरो होगा। तो ये हमारे पास कुछ फिगर्स ले लेता हूं बच्चों, मैंगो एंड एप्पल, 0 1 2 3 4 10 8 6 4 2 5 0। ठीक है, ये मैंने बोल दिया बच्चों कि ये है हमारे पास अलग अलग कॉम्बिनेशंस। तो कॉम्बिनेशन 1 2 3 4 5 6, तो ये कहता है कि एक के सेक्रीफाइस में, आपको दिख रहा है बच्चों मैंगो गेन कर रहा है, एक यूनिट के उसके गेन के लिए इसको कितनी यूनिट्स का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो इनकी गेन और सेक्रीफाइसिंग की जो रेशो होती है उसे ही हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो रेट है बच्चों, इसके बारे में आपसे एग्जाम में जरूर पूछेगा, विच विल बी अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन। और ये आपको दिख रहा है, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन उसने बना रखे हैं। और जब आप, ये सिंपल सा फैक्ट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों कि अगर आपको मैंगो की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो एप्पल की कम करनी ही पड़ेगी, क्योंकि सेम रिसोर्स पे हो रहा है, लैंड हमारे पास फिक्स है। अगर पूरे में ही आपने एप्पल कर दिए तो मैंगो नहीं मिलेगा, मैंगो चाहिए तो हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर दो, ज्यादा मैंगो चाहिए तो एप्पल के लिए कम स्पेस कर दो। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज की कक्षा बस हम यही समाप्त करते हैं पीपीसी तक, और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 9:45 पे हम अपनी लॉ की क्लास शुरू करते हैं, तो 15 मिनट का आपका ब्रेक है, 15 मिनट ब्रेक लेके लॉ की क्लास में ज्वाइन करना। इसमें फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना ही है।